नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। गेट यूर एम नाउ। बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि जो अभी एकलव्य मॉडल स्कूल की जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी और हमारे सीसीएस रूल्स में भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स पे भी एक वीडियो आप बनाइए। तो चलिए उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज तक अगर अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको चैनल पसंद आता है, इसकी कंटेंट पसंद आती है, तो अपने दोस्तों में साथियों में शेयर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पर मंथ ग्रांटेड टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब 2020-21 के इनकम टैक्स में से जो हमारा साथी हैंडीकैप है उसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो कितना एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स में से। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 3200 रुपए 3200, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 2700 एंड ऑप्शन नंबर डी 2400। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 3200 रुपीज। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को 3200 रुपया एग्जम्प्ट होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में से। हमारा अगला सवाल, which is not included in salary for physically handicapped employee as per the Income Tax Act or rule for financial year 2020-21। मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के जो भी सैलरी फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिलती है तो निम्नलिखित में से कौन सी बात इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ऑप्शन नंबर 2 लीव सैलरी, ऑप्शन नंबर सी ऑनरिया एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो आप सभी को पता होगा हैंडीकैप एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो उसके इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं होता। अगला सवाल, up to what amount of deduction is available in respect of 50% of investment made under an equity saving scheme notified by central government as per income tax rule। अगर किसी ने इक्विटी सेविंग स्कीम में 50% इन्वेस्टमेंट की है तो उसको कितना डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 1 अप टू ₹50,000, ऑप्शन नंबर बी up to ₹20,000, option number C up to ₹25,000 and option number D up to ₹40,000। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ₹25,000। मतलब 25,000 तक का उसको डिडक्शन मिल जाता है अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी इक्विटी स्कीम में पैसे लगाता है तो। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम ₹50 lakhs बट नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore। मतलब किसी एम्प्लॉय की या किसी गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी या इनकम 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ से अगर कम है तो उसको कितना सरचार्ज इनकम टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा इनकम चार्ज लगता है। ऑप्शन नंबर 1 15%, ऑप्शन नंबर 2 20%, ऑप्शन नंबर सी 10% एंड ऑप्शन नंबर डी 3%। अगर 1 करोड़ से नीचे उसकी इनकम हो रही हो पर 50 लाख से ज्यादा हो तो उसको 10% 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज he'll have to पे। हमारा अगला सवाल, which of the following is not treated as part of the salary as per the income tax rule। निम्नलिखित में से इनकम टैक्स रूल के हिसाब से किसको सैलरी का पार्ट नहीं मानते। ऑप्शन नंबर ए लीव सैलरी, ऑप्शन नंबर बी ओवरटाइम अलाउंस, ऑप्शन नंबर सी हाउस रेंट एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर और टूर। जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलती है वो या हाउस रेंट या ओवरटाइम अलाउंस या लीव सैलरी, इनमें से कौन सी बात इनकम में नहीं मानी जाती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर। जो टोटल ट्रांसफर ग्रांट मिलती है, कंपोजिट ग्रांट मिलती है, वो इनकम में नहीं पकड़ी जाती। हमारा अगला सवाल, अंडर हाउ मेनी हेड्स इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय और इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज पर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इनकम्स को कितने हेड में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 4 हेड्स,
ऑप्शन नंबर बी 5 हेड्स, ऑप्शन नंबर सी 6 हेड्स एंड ऑप्शन नंबर डी 3 हेड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 हेड्स। 5 अलग अलग विभागों में हमारे यहाँ इनकम टैक्स को क्लासिफाई किया गया है। अगला सवाल, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 what is the quantum of taxable income which is fully exempt from income tax in respect of all the assesses। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में वो कौन सी अमाउंट है जो फुल्ली इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट की गई है। ऑप्शन ए ₹3 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख एंड ऑप्शन डी 2,50,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। ये जो है ये फुल्ली एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में से, इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हमारा अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द न्यू पेंशन स्कीम शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80 CCE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब 1.5 लाख में कितने प्रतिशत एनपीएस का काउंट जो है, जो भी वो एम्प्लॉय भरता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है 1.5 लाख के अलावा। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 12% एंड ऑप्शन नंबर डी 15%। मतलब किसी एम्प्लॉय ने जो अलग अलग सेविंग स्कीम में, LIC में या SIP में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या PPF में जो पैसा डालता है वो 1.5 लाख के अलावा कितने प्रतिशत इनकम टैक्स से एक्सक्लूड होता है, छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10%। जो मनी वो एनपीएस में डालता है उसका 10% इनकम टैक्स में से 80 CCE अंतर्गत छूट मिल सकती है। Which income is fully exempted from income tax as per income tax act? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कौन सी इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट की जा सकती है निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर ए कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ऑप्शन नंबर बी डेथ रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, ऑप्शन नंबर सी कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी पेड ऑन क्विटिंग सर्विस। मतलब कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, डेथ रिटायरमेंट जो भी उसकी ग्रेजुइटी बन रही है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो, या उसको जो लीव सैलरी जो कैश करता है वो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को इनकम टैक्स से छूट मिलती है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स पेएबल फॉर ऑल एसएससीज। इनकम टैक्स में जो एक सेस लिया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसका प्रतिशत क्या है। ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 3% एंड ऑप्शन नंबर डी 5%। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 4%। इसका सही जवाब है 4% एजुकेशन सेस लिया जाता है। हमारा अगला सवाल, विच इज नॉट टैक्सेबल सैलरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट और रूल। इनकम टैक्स एक्ट और रूल के हिसाब से निम्नलिखित में से टैक्सेबल सैलरी कौन सी नहीं है। ए रिसिप्ट ऑफ एरियर सैलरी, बी एडवांस सैलरी, सी ओवरटाइम अलाउंस सैलरी, ऑप्शन नंबर डी सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एनी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एनी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर काम कर रहा है तो वो टैक्सेबल सैलरी नहीं मानी जाती, उसको पूरी तरह से एग्जम्पशन होता है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस per month granted to a central government employee exempted from income tax financial year 2020-21। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो कितना एग्जम्प्ट होता है पर मंथ, जो भी है वो कितना एग्जम्प्ट किया गया है या कितना एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 2,700, ऑप्शन बी 3,200, ऑप्शन सी 1,800 एंड ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3,200 रुपए। 3,200 रुपए जो है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द डिडक्टिबल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हिज टोटल इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो कितने प्रतिशत डिडक्ट हो सकता है निम्नलिखित, उसका प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए
1/4 ऑफ सैलरी और ₹5,000 विच एवर इज लेस, मतलब जो कम से कम है। ऑप्शन नंबर बी 1/5 ऑफ सैलरी और ₹5,000 विच एवर इज लेस, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है उसका 1/5 या 5,000 या उससे कम। ऑप्शन सी 1/5 ऑफ द सैलरी और ₹7,000 विच एवर इज लेस। ऑप्शन नंबर डी 1/5 ऑफ सैलरी और ₹10,000 विच एवर इज लेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/5 ऑफ सैलरी और ₹5,000 विच एवर इज लेस, मतलब 1/5 ऑफ सैलरी जो उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है उसका 1/5 या 5,000, उसमें से जो भी कम होगा वो उसका इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। एग्जाम्प्ट नहीं, डिडक्टेबल अमाउंट है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्स रिबेट दैट इज एडमिसिबल टू एन इंडिविजुअल whose total taxable income does not exceed ₹3,50,000, जिसकी पूरी इनकम, सभी मार्गों से होने वाली इनकम 3.5 लाख से अगर ज्यादा नहीं है तो उसको कितना टैक्स रिबेट मिलता है। ऑप्शन ए ₹7,500, ऑप्शन बी 2,500, ऑप्शन डी 10,000, सॉरी ऑप्शन सी 10,000 एंड ऑप्शन डी 5,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ₹2,500। 2,500 रुपए पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसको टैक्स रिबेट मिलता है, एग्जाम्प्ट नहीं होते, टैक्स रिबेट मिलता है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। हमने पिछले सवाल में देखा था 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ से कम तो 10% सेस लग रहा था, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था। अभी यहाँ पे अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है किसी की, तो उसको कितना एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लगेगा। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 3%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15%, उसको 15% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लगेगा। हमारा अगला सवाल, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर हेड्स अप टू, मतलब किसी का खुद का घर है पर उसने उस पर कुछ लोन ले रखा है, तो वो लोन का कितना इनकम जो इंटरेस्ट है वो हेड अप हो सकता है। ऑप्शन ए ₹1,20,000, ऑप्शन बी 2,50,000, ऑप्शन सी 2 लाख एंड ऑप्शन डी 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ₹2 लाख। 2 लाख तक की जो भी उसको इंटरेस्ट या कैपिटल जो उसने ले रखा है, 2 लाख तक का इनकम टैक्स से उसको वो कट करवा सकता है, उसको छूट मिल जाएगी। हमारा अगला सवाल, in case of let out house property, if the net income happens to be a loss, it can be set off against the income of other heads up to, मतलब अगर किसी का एक आधा घर है पर उसको उसमें लॉस हुआ है तो कितने तक की अमाउंट अदर हेड में से हेड अप कर सकते हैं, इनकम टैक्स में से हेड अप कर सकते हैं। ऑप्शन ए ₹40,000, ऑप्शन बी ₹20,000, ऑप्शन सी 30,000 एंड ऑप्शन डी 50,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ₹30,000। अगर किसी को घर केस में लॉस हुआ है तो उसको 30,000 रुपए दूसरे हेड में कट करने की अनुमति होती है। हमारा अगला सवाल, विच वन इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे अगर कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सच नहीं है। नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना है, कई बार यहां गलती होती है। ऑप्शन 1, the loan has been sanctioned during the period from 1/4/16 to 31/3/17. Option 2, amount of loan sanction must not exceed ₹35 lakhs. Option 3, value of residential property must not exceed ₹50 lakhs. Option 4, the assessee may own any residential property on the date of sanction of the loan. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओनली 4। उसका घर होना जरूरी नहीं है अगर वो लोन ले रहा है तो, अगर लोन घर है तो वो लोन लेगा ही क्यों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही जवाब है कि ये करेक्ट नहीं है लोन लेने के संदर्भ में। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ एन 81-year-old पेंशनर विच इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, मतलब अगर कोई 81 साल का पेंशनर है तो उसकी कितनी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगी पूरी तरह से। ऑप्शन ए
अप टू 5 lakhs, ऑप्शन बी अप टू 2.5 lakhs मतलब 2.5 लाख, ऑप्शन सी अप टू ₹3 lakhs एंड ऑप्शन डी अप टू ₹4 lakhs। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप टू ₹5 lakhs। 5 लाख तक की इनकम पे उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हमारे नॉर्मल स्थिति में ये 2.5 लाख होता है। हमारा अगला सवाल, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से जो हमारा सेविंग अकाउंट है उस पे जो हमको इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें से कितना अमाउंट डिडक्ट हो सकता है इनकम टैक्स में से। ऑप्शन ए अप टू ₹10,000, ऑप्शन बी अप टू ₹7,500, ऑप्शन सी अप टू ₹12,000, ऑप्शन डी अप टू ₹15,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप टू ₹10,000। 10,000 तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है अगर उसको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला होगा तो। हमारा अगला सवाल, विच अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिडक्टिबल फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ एसएससी टू द एक्सटेंट परमिसिबल एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी इनकम डिडक्टिबल है। ए कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ऑप्शन बी प्रोफेशनल टैक्स पेड, ऑप्शन सी subscription to equity shares, debentures forming part of any eligible issue of capital, and option D subsistence allowance। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, subsistence allowance। subsistence allowance को पूरी तरह से इनकम टैक्स में से डिडक्शन हो जाता है। हमारा अगला सवाल, which income is not taxable as per the income tax rule। निम्नलिखित में से कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। नंबर 1 इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 इनकम रिसीव्ड फ्रॉम स्वच्छ भारत कोष, ऑप्शन 3 लीव ट्रैवल कंसेशन, ऑप्शन 4 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर एंड टूर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली 4 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। मतलब अगर किसी को सुकन्या समृद्धि अकाउंट से इनकम हुई है या किसी को स्वच्छ भारत कोष से इनकम हुई है या एलटीसी लिया है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हमारा अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब किसी को कोई प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है उसमें से कितनी इनकम टैक्स 24 रूल 24 के अंतर्गत कितना डिडक्शन करवा सकता है। ऑप्शन ए अप टू 40%, ऑप्शन बी अप टू 25%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 33%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30%। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ एन 72-year-old पेंशनर व्हिच इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इसका ऑप्शंस है अप टू ₹2.5 lakhs, up to ₹4 lakhs, up to ₹5 lakhs and up to ₹3 lakhs। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप टू ₹3 lakhs। अगर वो 72 साल का है तो उसको 3 लाख तक के इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हमारा अगला सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन एसएससी हु incur expenditure in medical treatment including nursing, training and rehabilitation of any dependent being a person with disability as per income tax section 80DD। मतलब अगर कोई कर्मचारी है जिसका कोई उस पर डिपेंडेंट व्यक्ति के मेडिकल बिल अगर आते हैं तो कितने अमाउंट तक का बिल वो अपने इनकम टैक्स में से डिडक्ट करवा सकता है 80D के अंतर्गत। तो ऑप्शन है ₹40,000, ऑप्शन बी ₹50,000, ऑप्शन सी 75,000 एंड ऑप्शन डी 25,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ₹75,000। मतलब अगर कोई डिपेंडेंट है जैसे कर्मचारी की माता है या उसका कोई बेटा है, बेटी है या पत्नी है, इनके मेडिकल खर्च में अगर कोई पैसा खर्चा हुआ है तो उसमें से 75,000 रुपए तक का वो अपने इनकम टैक्स में से डिडक्ट करवा सकता है। What amount of special deduction of actual expenditure is available to the assessee as a patient or a dependent suffering from cancer or AIDS for individual and senior citizen respectively। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी खुद या उसका कोई डिपेंडेंट है वो अगर कैंसर से सफर हो रहा है
या उसको एड्स से या और भी कोई सीनियर सिटीजन वाली बीमारी है, तो कितना अमाउंट उसका इनकम टैक्स में से एग्जम्प्ट हो सकता है, जो डिडक्ट हो सकता है, एग्जम्प्ट नहीं डिडक्शन हो सकता है। ऑप्शन ए ₹40,000 एंड ₹1,00,000, खुद का 40,000 और डिपेंडेंट का 1,00,000। ऑप्शन बी ₹50,000, ₹75,000। ऑप्शन सी 50,000, ₹60,000। ऑप्शन डी ₹40,000 एंड 50,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ₹40,000 एंड 1,00,000। मतलब किसी डिपेंडेंट पे कैंसर वगैरह वाली स्थिति में 1,00,000 तक का डिडक्शन उसका हो सकता है। हमारा अगला सवाल, which donation whole amount is not deducted from the taxable income of the assessee as per the income tax rule। मतलब इनकम टैक्स में से कौन सी अमाउंट जो डोनेशन दी जाती है, कौन सी अमाउंट पूरी तरह से डिडक्ट नहीं होती। ए, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट एंड रिलीफ फंड। बी, द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड। सी, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। या डी, नेशनल डिफेंस फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इसमें दी गई पूरी की पूरी इनकम टैक्स में से डिडक्ट नहीं होती। What is the limit of standard deduction permissible from taxable income of assessee? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परमिसिबल है? ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 50,000 एंड ऑप्शन डी 30,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ₹40,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सेप्टेड है। हमारा अगला सवाल, टू व्हाट एक्सटेंट इज द HRA रिसीव्ड फ्रॉम बाय एन एम्प्लॉय लिविंग इन हिज ओन हाउस एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर कोई एम्प्लॉय खुद के घर में रहता है और उसको HRA मिल रहा है, तो कितना HRA इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है? ऑप्शन ए 20% ऑफ HRA रिसीव्ड। ऑप्शन बी नो एग्जम्पशन। ऑप्शन सी एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड एंड ऑप्शन डी 50% ऑफ HRA रिसीव्ड। तो इसमें ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नो एग्जम्पशन। अगर वो खुद के घर में रह रहा है और HRA भी ले रहा है तो इनकम टैक्स में से छूट नहीं मिलती। हमारा आज का आखिरी सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल to an assessee who incur expenditure in medical treatment including nursing, training and rehabilitation of any dependent being a person with severe disability as per income tax section 80D। तो इसका सही आंसर, अगर किसी को सीवियर डिसेबिलिटी है, पुराने पहला जो क्वेश्चन हमने लिया उसमें 75,000 की लिमिट थी, पर अगर उसको सीवियर डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना है, सीवियर डिसेबिलिटी क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 75,000, ऑप्शन बी 1,40,000, ऑप्शन सी 1,25,000 एंड ऑप्शन डी 1,50,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1,25,000, जो कि पूरी तरह से इनकम टैक्स में से डिडक्शन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान गेट योर एम नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपकी जैसे अपने और भी साथियों का फायदा इसमें हो सके, जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या EMRS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। धन्यवाद।